अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमदेद। वो कहते हैं ना जनाब, रोजे बख्शवाने गए थे, नमाजें गले पड़ गई। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मारूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी ऐसा ही सलूक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले गए थे मखसूस नशिस्तें अपने नाम कराने और उसके बाद मौजूदा हुकूमत को चैलेंज करने, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जनाब उनकी अपनी जीती हुई सीटें खतरे में आ रही हैं, क्योंकि अब उनको अपनी जीती हुई जनरल नशिस्तें भी बचाने की तगोदौ करना पड़ रही है। क्योंकि दौरान समात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और हद तो यह है कि जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह वाली जजमेंट का मामला उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मारूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट के छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि उनको एकदम से इस बात की जो है ना वो पड़ गई, पिछू पड़ गए कि जनाब ये तो क्या हो गया, ये अगर इस मामले की तरफ इस ट्रैक के ऊपर अदालत उज़्मा चल पड़ी तो फिर तो हमारी ये जो इस वक्त नशिस्तें कौमी असम्बली में मौजूद हैं वो नशिस्तें भी हाथ से चली जाएंगी और वहां पर बाई इलेक्शंस कराना पड़ जाएंगे। ये तो सूरत हाल ही बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि इसी दौरान जज साहिबान की तरफ से गोलियों की तरह बरसते हुए सवालात ने फैसल सिद्दीकी एडवोकेट को मुकम्मल तौर पर घायल कर दिया। हत्ता कि एक मरतबा तो पोजीशन ये हो गई कि फैसल सिद्दीकी साहब को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने किस सवाल का जवाब देना है और वो जवाब भी हाँ या ना में देना है। चंद सवालात तो बिल्कुल ऐसे थे जिनके हवाले से जनाब फैसल सिद्दीकी एडवोकेट के पास कोई जवाब ही नहीं था और वो ये बात तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि जनाब इस सवाल का जवाब तो मेरे पास है ही नहीं। वो सवाल कौन से थे उसके ऊपर बात करने से पहले अगर हम ये करें कि आज की समात के नकात को ज़रा हाईलाइट कर लें और फिर वो तमाम सवालात जो आज की समात के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल थे उनको ज़रा तरतीब वार अगर रख लें सामने, तो फिर हमें इस समात के नताइज और मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को समझने में भी ज़रा आसानी हो जाएगी और पता चल जाएगा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मारूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाक़तन किसी लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर अपने लिए रिलीफ मांग रहे हैं या एक मरतबा फिर हवा के अंदर ही हमले किए जा रहे हैं। अगर मैं आज की कार्रवाई को समराइज करूं तो मेरे नज़दीक आज की कार्रवाई में 4 सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी में फ़र्क क्या है? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक सियासी जमात है और क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बतौर पार्लिमानी जमात की हैसियत हासिल है? नंबर 2, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इस वक्त पार्लिमानी लीडर कौन सा है? नंबर 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किन वजूहात की बिना पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने कागजात नामजदगी के जमा कराते वक्त बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे या अपने डिक्लेरेशंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से नामजद उम्मीदवार के तौर पर जमा कराए थे? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार ने पार्टी डिक्लेरेशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर की थी तो फिर वो किस तरीके से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आज की समात अगर मैं आपको बताऊं तो वो इन्हीं सवालात के गिर्द घूमती हुई नजर आती है और यही सवालात इतने ज्यादा वजनी थे कि जनाब फैसल सिद्दीकी साहब जो है वो इन सवालात के बोझ तले दबते हुए नजर आए। क्योंकि एक सीधी सी बात है, एक ऐसी सियासी जमात जिसका एतराफ खुद फैसल सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच के रूबरू किया, जब उनसे सवाल हुआ कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक सियासी जमात है तो उन्होंने कहा जनाब एक सियासी जमात है। फिर उनसे पूछा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किस तरह एक सियासी जमात है तो उन्होंने बताया कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन के में एक रजिस्टर्ड पार्टी है और इसके पास अपना एक इंतखाबी सिंबल है। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लिया? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से कितने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे? तो फैसल सिद्दीकी साहब ने इस एक पहले ही बाउंसर पर जनाब उनका मत्था फट गया और उन्होंने इस बार हाथ खड़े करते हुए इस बात का इजहार कर दिया कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इन इंतखाबात के अंदर या इससे पहले इंतखाबात के अंदर किसी तरह का कोई सरगर्मी नहीं दिखाई, कोई एक उम्मीदवार भी अपनी तरफ से अपनी टिकट के ऊपर उन्होंने इंतखाबी मैदान में नहीं उतारा। फिर उनसे सवाल
सवाल हुआ कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इंतखाबी मैदान में उतरे ही नहीं तो फिर वो पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर कन्वर्ट कैसे हो गए? तो फैसल सिद्दीकी साहब ने इसका जवाब दिया कि हम सियासी जमात थे लेकिन पार्लियामेंट्री जमात उस सूरत में बने जब आज़ाद अरकान ने हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तो फिर यहीं से वो असल मामले का आगाज हुआ जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था, यानी रोजे जो है वो बख्शवाने गए थे, नमाजें गले पड़ गई। और यही वो नुक्ता था जिसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जनाब फैसल सिद्दीकी एडवोकेट को पढ़ने डाल दिया, क्योंकि फिर इसके ऊपर ना सिर्फ पै दर पै सवालात हुए बल्कि उनके पास इसका जवाब ही नहीं था। जब यह बात हुई कि जनाब आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो बन गई एक पार्लियामेंट्री पार्टी, तो फिर एक लॉजिकल सवाल था कि पार्लियामेंट्री पार्टी बनने के लिए मुंतखब अरकान का आपकी जमात में होना और उनका बतौर रुकने असेंबली हल्फ उठाना जरूरी है। तो फैसल सिद्दीकी साहब से पूछा गया कि क्या आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी के लोगों ने हल्फ उठाया है? तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल उठाया। तो फिर अगला सवाल था कि जनाब जब आप पार्लियामेंट्री पार्टी आपने तश्कील दे दी है तो आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया कि मैं पूरी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो फिर यहां पर आके एक इंपॉर्टेंट सवाल हो गया कि ये जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामेंट्री पार्टी को मिलनी है, क्योंकि वो नंबर्स गेम के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी ही आएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो बैनर इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद आर्टिकल 63A की तशरीह वाली जजमेंट का मामला आ जाएगा, क्योंकि यहीं से इस सारी सूरत हाल का आगाज होता है। क्योंकि अगर आज़ाद अरकान ने पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की, एक ऐसी पार्टी जो शेल्फ में मौजूद थी और उसकी कोई स्टॉल वैल्यू नहीं है, उसकी कोई रोड वैल्यू नहीं है, इवन उस जमात का कोई अपना मैनिफेस्टो भी नहीं है, तो फिर उसके अंदर शमूलियत का मतलब तो यही था ना कि मुर्दे के अंदर जान डालनी है, इसके अलावा तो कोई मकसद नहीं था। और जब मुर्दे के अंदर जान डालनी है तो वो जान कौन डालेगी? वो पार्लियामेंट्री पार्टी डालेगी। लिहाजा पार्लियामेंट्री पार्टी का जब सवाल आता है तो फिर जनाब फैसल सिद्दीकी साहब से पूछा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इस वक्त पार्लियामेंट्री लीडर कौन है? और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास इस वक्त तक कोई पार्लियामेंट्री लीडर है ही नहीं, क्योंकि जिस शख्स को पार्लियामेंट्री लीडर के तौर पर नाम लिया गया था, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब का, उनको लिए अभी तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से ये लेटर जनाब स्पीकर साहब के पास गया ही नहीं कि जनाब ज़ैन कुरैशी साहब को पार्लियामेंट्री लीडर मुकर्रर कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि पार्लियामेंट्री लीडर के हाथ में इस तरह की सुप्रीम पावर आ जाए कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी को अपने फैसलों के मुताबिक आगे ले चले, क्योंकि यहीं पर आर्टिकल 63A की तशरीह जो खुद इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देकर जनाब उमर अता बंदयाल साहब के दौर में कराई थी, वही सबसे बड़ी रुकावट आ जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर के फैसलों पर अमल दरामद का भी पाबंद नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है जनाब कि उनके पास जो स्कोप ऑफ वर्क है वो जरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इसी सवाल का जवाब जनाब फैसल सिद्दीकी साहब के पास नहीं था, क्योंकि अभी तक इसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, और इवन जब अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई तो वो दाएं बाएं देख के बैरिस्टर गौहर साहब से पूछते रहे कि जनाब पार्लियामेंट्री लीडर कौन है। तो जनाब बैरिस्टर गौहर साहब भी उनको इस हवाले से कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे। लिहाजा ये एक सवाल फैसल सिद्दीकी साहब के लिए सुबकी का सबब बन गया, और फिर उसके बाद अगले सवालात ने तो उनके गुब्बारे से मुकम्मल तौर पर ही हवा निकाल दी। खासतौर पर वो सवाल जिसमें उनसे इस बारे में पूछा गया कि जनाब ये जो तमाम आज़ाद अरकान जिन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो 3 दिन की एक पीरियड था जिसके अंदर उन्होंने किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी थी, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार क्यों नहीं की? क्योंकि उनकी तरफ से जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे, जो डिक्लेरेशन ऑफ एफिलिएशन जमा कराया गया था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे था। तो अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते और उसके बाद मखसूस नशिस्तों के लिए जो केस है उसको कंटेस्ट करते, तब उनके लिए आसानी पैदा हो जाती। और यही वो नुकता था जहां पर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जनाब फैसल सिद्दीकी साहब की शहरग के ऊपर तलवार रख दी। और यही वो नुकता था जहां पर अरकान असम्बली जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल है उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज के इतलाक की बात की गई और उनको डी सीट करने के हवाले से जिक्र आया, क्योंकि इस समाअत के दौरान ये नुक्ते को उठाया गया कि जनाब आपके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में ये डिक्लेरेशन दिया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, लिहाजा जब उन्होंने इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की तो इनफैक्ट उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने के बाद छोड़ने का मतलब यह है कि आपको जिस पार्टी ने जिताया आपने उसी पार्टी की पीठ के ऊपर छुरा भोंका, लिहाजा अब आपके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगती है। तो इस सवाल का भी जनाब फैसल सिद्दीकी साहब के पास कोई जवाब नहीं था, वो इस हवाले से कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सके कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के लिए कौन से ऐसे जवाज मौजूद थे। उन्होंने इस बात का इतराफ तो किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी ही जमात के अंदर शामिल होना चाहिए था, लेकिन इसका फैसला क्यों नहीं किया गया इसका जवाब भी जनाब फैसल सिद्दीकी साहब के पास नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब इसी नुक्ते के ऊपर सवालों जवाब हो रहे थे तो पूछा गया कि सियासी जमातें अवाम के साथ रुजू करने के लिए जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट तैयार करती हैं उसको पार्टी मैनिफेस्टो का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात लड़ने से पहले या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने या JUI ने इंतखाबी मैदान में उतरने से पहले अपने अपने पार्टी मैनिफेस्टो यानी मंशूर जारी किए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इन इंतखाबात के लिए कौन सा मंशूर जारी किया था? तो जनाब फैसल सिद्दीकी साहब का यह कहना था कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक इंतखाबी सियासत के अंदर नहीं उतरी थी, उसने इलेक्शन लड़ा ही नहीं था, तो भाईजान मंशूर कैसा? तो फिर उनके ऊपर सवाल हुआ तो फिर वो क्या वजूहात थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर, ऐसी कौन सी अट्रैक्शन थी जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने अपने आजाद उम्मीदवारों को उस जमात में शामिल होने का हुक्म दिया जो शेल्फ में लगी हुई थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि वो पॉलिटिकली एक्ट ही नहीं कर रही थी। तो इस सवाल का जवाब भी जनाब फैसल सिद्दीकी साहब के पास नहीं था। और तो और कि आज जनाब अतर मिनल्ला साहब ने भी 2-3 मुकामात पर जनाब फैसल सिद्दीकी साहब को बेल आउट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उनको बेल आउट करने के लिए सामने आए तब ही उन्होंने कुछ लुकमे भी दिए फैसल सिद्दीकी साहब को, लेकिन फौरी तौर पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने वो नहीं, उन्होंने खुद कहा था ब्लैक बदल की भी, तो उसको ही उन्होंने रोल के रख दिया, वो नहीं कहते काले भूंट, उनको रोंद के रख दिया, क्योंकि जो सवालात को बेल आउट करने के लिए जनाब अतर मिनल्ला साहब मैदान में उतरे थे उस हवाले से उनके पास भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। ख़ास तौर पर अतर मिनल्ला साहब का ये सवाल कि फैसल साहब क्या सियासी जमात के बगैर कोई पार्लियामेंट्री पार्टी बन सकती है, इस पर जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनको इस सवाल के फौरी बाद इंटरप्ट करते हुए कहा कि अगर सियासी जमात का सरबरा कह दे कि आपने फ़लाँ जमात को वोट देना है तो पार्लियामेंट्री जमात का फ़र्ज़ है कि वो उसकी पाबंदी करे, लिहाजा असल रोल पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी का है और पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का है। और ये एक ऐसा नुक्ता था जिसका जवाब किसी और के पास नहीं था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के सारी बहस के अंदर जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुई, वहां पर यही एक नुक्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल था कि किस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के असूल पर अमल दरामद किया जा सकता है। और इस एक नुक्ते पर भी जनाब फैसल सिद्दीकी साहब अदालत उज़्मा को कायल करते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम में उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले अरकान असम्बली को आज़ाद का दर्जा दिए रखा है। तो फिर सवाल यह था कि अगर आज़ाद अरकान की तादाद एक बड़ी तादाद कौमी असम्बली में मौजूद हो और उन्होंने कोई अलग पोलिटिकल पार्टी
भी ना बनाई हो, तब इस सूरत के अंदर जो आज़ाद अरकान मुंतखब होंगे वो मखसूस नशिस्तों के हकदार कैसे होंगे, और क्या वो मखसूस नशिस्तों को खाली रखा जाएगा। तो चूंकि आइन के अंदर ये बात बड़ी वजाहत के साथ बयान की गई है कि नेशनल असम्बली का नंबर जो है वो मुकम्मल होगा तभी नेशनल असम्बली मुकम्मल होगी, लिहाजा उस नंबर को ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो एलिजिबल जमातों के अंदर तकसीम होंगी, इर्रिस्पेक्टिव के कोई आज़ाद है या नहीं है। और आज़ाद अरकान अगर एक अपना पार्लियामेंट्री ग्रुप बना भी लें तब भी वो मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं होंगे। और इस लॉजिक के ऊपर भी फैसल सिद्दीकी साहब अदालत उज़्मा को कायल करते हुए नजर नहीं आए। तो बज़ाहिर अब तक की समात के अंदर जो आज समात हुई है उसमें मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि जनाब फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल में इतना वजन था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद 13 के 13 जजेस को कायल करे। लिहाजा इस केस के अंदर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आज की समात के अंदर तो कम से कम मिलता हुआ नजर नहीं आया। अब इस केस की फर्दर समात को 24 जून तक मौखर किया गया है। 24 जून को यानी ईद के बाद इस केस की समात होगी और इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अहकामात दिए हैं कि जनाब उस अगले वीक को मुकम्मल तौर पर खाली रखा जाए ताकि फुल कोर्ट डेली बेसिस के ऊपर बैठकर इस मामले को डिसाइड कर सके। और फिर अब 24 जून को सुबह 9:30 बजे फुल कोर्ट बैठेगा और इस केस की समात करेगा। और उस दिन जनाब फैसल सिद्दीकी साहब मजीद 1-1.5 घंटा लेंगे अपने दलाइल को मुकम्मल करके, और फिर उसके बाद जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने भी कोई 1 घंटे के लिए समात के अंदर अपने दलाइल देने का ऐलान किया है। उसके बाद जो बाकी सियासी जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUI है, उनके वकला दलाइल देंगे। और उसके बाद जनाब इलेक्शन कमीशन और अटर्नी जनरल के दलाइल के बाद इस केस की समात मुकम्मल हो जाएगी। और इम्कान यही है कि जून के आखिरी हफ्ते तक इस जो केस है वो ना सिर्फ मुकम्मल हो जाएगा बल्कि इस केस को डिसाइड भी कर दिया जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है जैसे इस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए कोई ज़्यादा बड़ा रिलीफ नहीं होगा और हुकूमत के लिए शायद इसमें कोई अच्छी खबर मिल जाए और उनके पास जो 2/3 अक्सरियत है जो उनसे वापस ले ली गई थी एक स्टे ऑर्डर के जरिए वो उनको वापस मिल जाए। इस बात के काफ़ी हद तक इम्कानात पाए जाते हैं और यही शायद एक ऐसी ब्लेसिंग होगी जो गवर्नमेंट को मजबूर करेगी कि वो अपनी जो हुकूमती सरगर्मियां हैं वो जारी रखे। अदरवाइज गवर्नमेंट के लिए जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा खुशाइंद नहीं। अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।